कि आर्य समाज फॉलोअर आप कब से हैं, कब से आर्य समाज को जान रहे हैं, समझ रहे हैं? मतलब बचपन से ही बचपन से ही फैमिली ट्रेडिशन है। जब महर्षि दयानंद ने आर्य समाज स्थापना की किए हुए स्थापना वक्त- की थी, तो उसके बहुत क्लोजर टाइम पे मेरे परिवार ने जो है आर्य समाज को फॉलो करना शुरू किया। कौन कौन सी वैल्यूज थी जो आपको हमेशा से घर में पढ़ाई गई, आपने देखी और उन्हें सीखा? मुझे ये नहीं पता कि मैंने आर्य समाज में के जो मंत्र हम हवन में बोलते हैं, यज्ञ में बोलते हैं, मैंने कब सीखे हैं मुझे नहीं मालूम। एक दूसरे देश में रहना, वहाँ का कल्चर, वहाँ की लैंग्वेज, वहाँ के लोग, इतना तो वो सबसे आप लोग इन्फ्लुएंस नहीं हुए? ये लोग मिशनरीज हैं, अपने धर्म के प्रचार के लिए डोर टू डोर जाते हैं। वो 4-5 लेडीज को लेके हमारी स्ट्रीट में आ गए। हम दोनों बैठ कर के कई बार हंसा करते थे कि ये तो हमें क्रिश्चियन नहीं बना सकते, कैसे? ये मुझे कहती क्योंकि थी इनकी आप values इनको जो आर्य हैं समाजी जिस बना दोगे। तरीके, हमने कहा हम इनको आर्य समाजी जरूर बना देंगे। हेलो नमस्ते, मेरा नाम भावना त्रिपाठी है और पॉडकास्ट के लगातार कई एपिसोड्स हम आपके सामने लेकर के आ चुके हैं। और इस वक्त इस एपिसोड में हमारे साथ हैं उर्मिला सचदेवा जी और हरीश सचदेवा जी, जो कि न्यूजीलैंड में रहते हैं और आर्य समाज फॉलोअर हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में, मैम और सर। धन्यवाद। जी, तो सबसे पहला क्वेश्चन जो मेरा होगा आप लोगों से वो ये होगा कि आर्य समाज फॉलोअर आप कब से हैं, कब से आर्य समाज को जान रहे हैं, समझ रहे हैं? जी, मेरे विषय में पूछें तो शायद माता की गोद से बैठ के ही सब कुछ सीखा है। आर्य समाज का मंत्रों का उच्चारण, यज्ञ करना, हम्म, अ, मतलब बचपन से ही बचपन से ही। फैमिली ट्रेडिशन है। तो आपके फोर फादर्स भी आर्य समाज फॉलोअर्स? जी 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 जी, मेरे नाना जी आर्य स्कूल के हेडमास्टर थे। जी मेरे माता जी भी आर्य कन्या स्कूल से पढ़ी हुई थी, जी जी तो जी। हम शुरू ओके, से ही। व्हाट अबाउट यू मैम? मैं अपने बारे में तो ये कहूँगी कि आई एम बोर्न इन एन आर्य समाजी फैमिली। ओके। और जो मेरे मेरा परिवार जो है वो 100 साल से भी ज़्यादा आर्य समाज का फॉलोअर है। इसका मतलब है कि जब महर्षि दयानंद ने आर्य समाज स्थापना की किए हुए स्थापना वक्त- की थी, तो उसके बहुत क्लोजर टाइम पे मेरे परिवार ने जो है आर्य समाज को फॉलो करना शुरू किया। जी। मेरे दादाजी ने संन्यास लिया हुआ था, महात्मा आनंद भिक्षु जी उनका नाम था, जो कि महात्मा आनंद स्वामी जी के बहुत क्लोज फ्रेंड भी थे। और पाकिस्तान में ही उन्होंने संन्यास ले लिया था। तो मैं जब बॉर्न हुई तो मैंने उनको हमेशा सन्यासी के रूप में ही देखा, मैंने उनका कभी और कोई रूप नहीं देखा। और फिर मेरे पिता हुए, फिर मैं हुई, तो परिवार में हमारे चाचा, मामा, मासी, हमारे नान का परिवार सारा और जो दादा का परिवार था, सभी के सभी आर्य समाजी हैं। तो मेरे ब्लड में आर्य समाज है। मैं बड़ी फॉर्चुनेट हूँ कि मुझे आर्य समाज विरासत में उसकी वैल्यूज़ मिल गई हैं। बिल्कुल, काफ़ी वक़्त अगर 100 साल मतलब 150 साल की तो आर्य समाज की हिस्ट्री है, जिसमें से 100 साल से आपका परिवार उसको फ़ॉलो करता हुआ आ रहा है, तो ये तो अपने आप में एक बड़ी बात है। आपने तो काफ़ी करीब से देखी होंगी चीज़ों को, आर्य समाज के वैल्यूज़ को, मे बी चूँकि आपके दादा आपने बताया कि आपने हमेशा उन्हें सन्यासी देखा था। कौन-कौन सी वैल्यूज़ थी जो आपको हमेशा से घर में पढ़ाई गई, लिखती आपने देखी और उन्हें सीखा? मुझे ये नहीं पता कि मैंने आर्य समाज में के जो मंत्र हम हवन में बोलते हैं, यज्ञ में बोलते हैं, मैंने कब सीखे हैं मुझे नहीं मालूम। क्योंकि जब हम छोटे थे, जो मेरी अपनी बचपन की जो याद है, मुझे नहीं मालूम मैंने कब मंत्रों को बोलना शुरू किया, हवन को, यज्ञ को करते हुए किस क्रिया को कैसे करना है, मैंने कब शुरू की, मुझे कुछ नहीं पता। तो हमारे घर में एक नियम था कि सुबह उठ के सबको यज्ञ करना है, तो सारा परिवार इकट्ठे बैठ के यज्ञ करता था। तो मुझे कुछ नहीं मालूम मैंने ये सब चीज़ें कैसे मेरे अंदर आ गई, मैंने कब सीखा, मेरे को इसकी कोई याद नहीं है। काफ़ी अल्पायु में ही मतलब बिल्कुल, आपको बहुत चीज़। छोटे में। और एक हमारे घर में एक और नियम भी था कि सभी को वेद पढ़ना है। अब जब हम 5 साल की जब मैं स्कूल में गई, तो जब मैंने अक्षर ज्ञान मेरे को मिला, अपने पिता से भी मिला क्योंकि वो भी टीचर थे। तो जब मुझे अक्षर ज्ञान मिला, तो
मुझे हमारे घर में जो वो एक प्रथा थी, आप अक्षरों को मिला के भी, चाहे आप गलत पढ़ो उसको चाहे सही पढ़ो, हर बच्चे को एक मंत्र यज्ञ में ज़रूर बोलना होता था। और वो बोलने याद तो हमें थे, लेकिन हमें पढ़ने नहीं आते थे। तो वेद को खोलकर, कभी सामवेद का पाठ होता, कभी यजुर्वेद का होता, कभी अथर्ववेद का होता, कोई सा भी एक मंत्र खोल करके हर बच्चे को पढ़ना होता था। चाहे तुम सही पढ़ो उसको, चाहे गलत, चाहे अक्षर जोड़ के पढ़ो, नहीं आता तुमने गलत बोल दिया कोई बात नहीं, लेकिन इमीडिएटली उसी वक्त उसको करेक्ट भी कर दिया जाता था। क्योंकि मेरे पिता ने मास्टर्स इन संस्कृत और मास्टर्स इन हिंदी की हुई थी, तो घर में अगर किसी का अशुद्ध उच्चारण होता था तो मार भी पड़ा करती थी। जी, तो वो वहाँ से ही आपके अंदर वो चीज़ें आई, चाहे आपका उच्चारण हो, मंत्र पढ़ना हो, वो जो जी। नियम बन जाता है, जी। तौर-तरीके होते हैं, वो सब आपको और मैंने संस्कृत की कोई ऐसी फॉर्मल एजुकेशन नहीं ली हुई, लेकिन संस्कृत का उच्चारण बहुत शुद्ध है मेरा। नो डाउट आप खुद भी टीचर रही हैं आई एम श्योर, तो 110%। सो या आप न्यूज़ीलैंड में आप दोनों बेस्ड हैं फ़िलहाल। तो आप लोगों का न्यूज़ीलैंड कब जाना हुआ? कैसे जाना हुआ? जी, हम 96 में न्यूज़ीलैंड मूव हुए। कोई ऐसा विशेष कारण नहीं था। ये वहाँ पर भी दिल्ली में भी टीचर थी, घर के पास स्कूल था। मेरी भी बहुत हाई पोजीशन थी मारुति के एंसिलरी में। तो अ, हमने ये सोचा कि उस टाइम मेरी एज 50 थी जब हम मूव किए हैं। उस एज में बहुत कम लोग मूव करते मूव हैं। करते हैं, बिल्कुल। तो सिर्फ बच्चों के भविष्य को देख के कि इनकी एक पढ़ाई अच्छी जगह हो जाएगी और इनकी लाइफ एक अच्छी जगह सेटल हो जाएगी। फैमिली में किसी ना किसी को तो सेक्रीफाइस करना पड़ता है आगे की जनरेशन को आगे बढ़ाने के लिए। हाँ। तो हम यही विचार लेकर के वहाँ पर मूव हो गए। तो ईश्वर की बहुत कृपा रही। दोनों हमारी 2 बेटियां हैं, दोनों बहुत अच्छी सेटल्ड हैं। बड़ी वाली बेटी डेंटिस्ट है, उसने वहीं से डेंटिस्ट्री करी। और छोटी वाली बेटी माइक्रोबायोलॉजिस्ट है, वो एस्ट्राजेनिका में एसोसिएट डायरेक्टर है। तो तो उस तरीके से जो फैमिली हाँ, जो हाँ न्यूज़ीलैंड शिफ्ट हुए आप लोग बच्चों की जी, जी, हम जो एक भावना लेकर गए थे कि बच्चों का भविष्य बन जाए, तो हमें बहुत प्रसन्नता है और ईश्वर की कृपा हुई कि हम उसमें कामयाब हुए, सफल हुए। लेकिन साथ-साथ हमने वहाँ पर जाते ही पहले सबसे पहले ये खोजा कि यहाँ कहीं कोई आर्य समाज है कि जी, नहीं? जी, मेरा वही क्यों अगला हाँ, सवाल होने हाँ, वाला था तो कि आर्य समाज न्यूज़ीलैंड में जाने के बाद आई एम श्योर आप लोगों को लगा होगा हाँ, कि घर से अब आप दूर हो गए हैं, आपके अपने लोग यहाँ नहीं हैं। जी, तो ऐसे में सामाजिक संस्था जो होती है वो कहीं न कहीं आपको अपने लोग दिखने लगते हैं, वो आपको जी, जोड़ने जी, लग का कार्य करती है। जी, तो जी। कब पता चला कि न्यूज़ीलैंड हाँ, तो में जब आप जाते हैं तो हम एक्चुअली सितंबर में मूव हुए थे। तो इट वाज क्लोज टू क्रिसमस। तो वहाँ क्रिसमस में हॉलीडेज़ हो जाती हैं, तो लोकल न्यूज़पेपर आता रहता है। तो उसमें एक जगह लिखा हुआ था आर्य समाज का कार्यक्रम इस दिन है, क्योंकि वो लोकल न्यूज़पेपर होते हैं, वो फ्री होते हैं। तो घर-घर में वो बाँट के जाते हैं। हाँ, जैसे वो 5 ज़ोन बना देते हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ और सेंट्रल। अच्छा, तो उनके न्यूज़पेपर आते हैं, तो वो अच्छा, एडवर्टाइज़मेंट के बेसिस पे चलते हैं। अच्छा। लेकिन उसमें जो कम्युनिटी न्यूज़ होती हैं, छोटे-मोटे इंफॉर्मेशन होती है, तो वो लोग दे देते हैं। तो उसमें हमने देखा कि यहाँ पर आर्य समाज का किसी के घर में फलाने संडे को इतने बजे से इतने बजे तक कार्यक्रम है। तो वहाँ फ़ोन नंबर भी दिया हुआ था, हमने फ़ोन किया और बस वहाँ से शुरू हो गया। और आर्य समाज की स्थापना कुछ महीने पहले ही वहाँ पर हुई थी। जी। तो मैम ये थॉट कहाँ से आया? जैसे सर ने बताया कि आपने कॉल किया, तो ये एक आप लोगों के अंदर भी कहीं न कहीं वो टीस रही होगी जब तक आपको पता नहीं चला होगा कि आर्य समाज कि आप खोज रहे होंगे आई एम श्योर। तभी तो जब आपने देखा तो आपको लगा कि हमें कॉल करना चाहिए और हमें जुड़ना चाहिए। तो एक बार जब हम शुरू में गए, तो व्हेन यू आर इन अ न्यू कंट्री यू वांट टू नो द कल्चर ऑफ दैट कंट्री एंड यू वांट टू सी द थिंग्स, हाउ दीज थिंग्स वर्क एंड हाउ यू आर गोइंग टू वर्क हियर, सो यू वांट टू नो द कल्चर ऑफ दैट कंट्री।
तो हमारे घर के पास एक लाइब्रेरी थी। हमने एक घर किराए पे लिया शुरू में, और घर के पास वहाँ पर गवर्नमेंट की लाइब्रेरीज़ काफ़ी बड़ी-बड़ी होती हैं। एंड व्हेन यू गो इन द लाइब्रेरी, then there are those libraries are different from libraries in India, because उसमें कई तरीके की चीज़ें साथ होती हैं लाइब्रेरी में, जैसे आपकी वीडियोस भी, आपकी सीडीज़ भी, कंप्यूटर ट्रेनिंग्स भी, और बच्चों के टॉयज़ भी, बिकॉज दोज आर ऑल्सो समथिंग फॉर लर्निंग एंड फॉर देयर कोग्निटिव डेवलपमेंट। सो हमने कहा कि चलो यहाँ की लाइब्रेरी देखते हैं। तो हम वहाँ चले गए लाइब्रेरी में। तो पहले तो बैठे थे, क्योंकि अभी हमें गए हुए शायद थोड़े दिन ही हुए थे, तो वी वर गेटिंग बोर्ड एक्चुअली। तो इसलिए हम गए कि चलो देखते हैं यहाँ पर कुछ पढ़ने को मिल जाए, कोई किताब पढ़ने को मिल जाए, या किस तरीके की किताबें पढ़ते हैं ये लोग। तो हम वहाँ गए तो न्यूज़पेपर हमने उठाया, तो हम उसके पन्ने पर लटने लगे। एक बिल्कुल छोटी सी एडवर्टीज़मेंट लिखी हुई थी कि इस दिन, इस संडे को इतने बजे से इतने बजे तक आर्य समाज का यज्ञ है। तो हम दोनों ने बात करी, तो इन्होंने कहा चलो आर्य समाज चलते हैं, क्योंकि हम कहीं ना कहीं तो अपनी कम्युनिटी से, जो हमारा बैकग्राउंड है, हम उससे जुड़ेंगे। जी, वो तो जुड़ना ही है हमें। बिल्कुल। तो हमने उनको फ़ोन किया, तो उन्होंने जैसे ही फ़ोन उठाया, तो बाय चांस वो फ़ोन जो था, जो आर्य समाज के सेक्रेटरी थे, वो उनके घर का फ़ोन नंबर दिया हुआ था। तो जब उनसे हमने पूछा कि इन्होंने बात करी उनसे, और आज भी वो हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, जी, तो पूछा तो वो कहने लगे जो हमारी प्रेसिडेंट है उनके घर पे है। और तो हमने कहा ठीक है। तो उन्होंने हमें इनवाइट कर लिया कि आप आइए वहाँ पर। तो हमारे पास कोई हॉल वगैरह तो नहीं है, हम घर घर में करते हैं। तो अभी क्योंकि हमने भी अभी, उन्होंने, मैं बताया 2 महीने हुए हैं आर्य समाज को हमने स्थापना की है, क्योंकि जिन्होंने स्थापना की थी वो फिजी के लोग हैं सब, क्योंकि आर्य समाज का जो बेस है फिजी में बहुत स्ट्रॉन्ग है। पिछले मोर देन 100 ईयर से वहाँ पर डीएवी कॉलेजेस, डीएवी स्कूल्स, और भारत से बहुत सारे साधु सन्यासी वहाँ पर जाते हैं, और खूब प्रचार है वहाँ पर आर्य समाज का। आर्य समाज इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग इन फिजी। जो वहाँ से लोग, क्योंकि फिजी और न्यूजीलैंड में ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है, तो फिजी के में 3 बारी कू हो चुका है, तो बहुत सारे फिजी इंडियंस जो हैं वो माइग्रेट होकर न्यूजीलैंड में आ जाते हैं। दे डोंट हैव टू टेक एनी वीज़ा और एनीथिंग, दे कैन कम एंड स्टे देयर, ओके, बट दे हैव टू गो बैक। तो बट अगर वो आके परमानेंट रेजिडेंसी लेते हैं तो वो वहाँ पर रह सकते हैं। तो बहुत सारे फिजी इंडियंस हैं न्यूजीलैंड में। न्यूज़ीलैंड में। तो उन्होंने कहा, जब हम वहाँ पहुँचे तो जो उनकी हिंदी थी वो हमारी समझ में नहीं आई। अच्छा, उनकी हिंदी थोड़ी-सी बिहारी स्टाइल में, और थोड़ी उन्होंने हिंदी की जगह फिंदी कहूँ तो ज़्यादा अच्छा है। उनका अपना क्योंकि टच, अपना एक्सेंट। क्योंकि जैसे उनको क्वीन, वो गन्ने काटने के उसर से इनको शिप्स में भरकर वहाँ ले जाया गया था। बेसिकली दे आर इंडियंस, खेती करने के लिए, गन्ने की खेती करने के लिए। तो उसके बाद वो लोग वहीं सेटल हो गए। अब वो हर स्टेट से थे भारत की, तो उनकी एक मिक्स्ड लैंग्वेज बन गई। कहीं थोड़े बंगाली के वर्ड्स आ गए, कहीं बिहार के आ गए। मेनली उनकी डोमिनेटेड बाय बिहारी हिंदी है, और उसमें से कई वर्ड्स ऐसे, कुछ मराठी के भी वर्ड्स हैं, तो कुछ संस्कृत के भी वर्ड्स हैं उनमें। क्योंकि वो अब भी कभी-कभी हिंदी बोलते हैं तो कई बारी बड़ा शुद्ध वर्ड कोई बोल देते हैं जिसका मतलब भी उन्हें नहीं मालूम होता है। लेकिन वो एक उनका कल्चर बन गया कि मिक्स्ड लैंग्वेज है। तो वो जो मिक्स्ड लैंग्वेज वो बोलते हैं, तो हमारी समझ में कई वर्ड्स नहीं आए। तो जब हम वहाँ पहुँचे तो हमें पता चला कि भई जो आर्य समाज की प्रेसिडेंट हैं, और बड़े फ़ख्र से कहती हूँ मैं ये बात, और मुझे बड़ा इस चीज़ पे अभिमान भी है कि आर्य समाज की जब स्थापना हुई है वहाँ पर न्यूज़ीलैंड में, तो उसकी जो प्रधाना थीं वो एक लेडी थी, मिसेस विद्या मोती चंद्रा। क्या बात। उन्होंने आर्य समाज की स्थापना करी। वो कहानी हमें सुनाया करती थी कि हम 6-7 जने थे, वो सब
अपना आर्य समाजी बैकग्राउंड से थे, सब फिजी इंडियंस थे। तो इन सब ने कहा कि हमारे पास आर्य समाज फिजी में तो है, क्यों ना आर्य समाज हम ऑकलैंड में भी बनाएं। तो उन्होंने 6-7 जनों ने मिल करके उन्होंने एक दिन यज्ञ किया, और यज्ञ करने के बाद उन्होंने आर्य समाज की, ऑकलैंड आर्य समाज की स्थापना न्यूजीलैंड में कर दी। और जब हमने उनसे बात करी तो उनके ही घर पे यज्ञ था। तो इस तरीके से हम जब वहाँ गए तो जब अब मंत्र तो हम सबको आते ही थे, हमने पूरा जैसे यज्ञ में पार्टिसिपेट करते हैं, तो उन्होंने हमारा बैकग्राउंड पूछ लिया कि आपका बैकग्राउंड आर्य समाजी लगता है। तो फिर हमने उनको बताया, और उसमें भी एक जैसे कहते हैं ना, इट्स अ स्मॉल वर्ल्ड। तो मेरी फैमिली में से मेरी फूफा जी जो थे और मेरी कज़न सिस्टर बुआ की लड़की, वो फिजी में वेद प्रचार करने के लिए ऑलरेडी जा चुके थे। तो उन्होंने वैसे ही कुछ नाम लिए कि ये लोग वहाँ फिजी में प्रचार करने के लिए आए हैं। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा अच्छा आप इनको भी जानते हो? तो मैंने नाम लिया उनका, वेदपाल जी उनका नाम था, और सविता मेरी कज़न का नाम था। तो उन्होंने कहा हाँ वो तो बहुत टाइम आई हैं वहाँ पर और खूब वेद प्रचार किया। तो अब तो हम उनके परिवार के हो गए ना, तो इसलिए इस तरीके से हम आर्य समाज परिवार जो न्यूजीलैंड में है, अपने परिवार में तो एक बड़ा परिवार बन गया था। इस तरह से हम आर्य समाज से जो यहाँ से गए थे, वहाँ जाके फिर जुड़ गए। जी। अच्छा, ये तो बात हो गई कि कैसे आप लोग आर्य समाज से जुड़े न्यूज़ीलैंड में। अब अगर मैं बात करूँ, जो कि अब आप इतने सालों से वहाँ रह रहे हैं, आर्य समाज को फ़ॉलो कर रहे हैं। एक दूसरे देश में रहना, वहाँ का कल्चर, वहाँ की लैंग्वेज, वहाँ के लोग इतना, तो वो सबसे आप लोग इन्फ्लुएंस नहीं हुए? आप अपने वो ग्राउंडेड रहना कितना मुश्किल हुआ होगा, या फिर आर्य समाज को लेकर के, क्योंकि आई एम श्योर अब जब आपके फ्रेंड्स होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं, आस-पड़ोस में रहने वाले होते हैं, थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंस आता ही है। तो कभी ऐसा कुछ आप लोगों के ज़हन में आया? जी, मैं आपको इंसिडेंट बताता हूँ। जी। ये सुबह 4 बजे उठती हैं और अभी भी? साढ़े 5, हाँ जी, हाँ। 5:30 बजे के करीब 6 बजे से पहले-पहले ये वॉक करने चली जाती हैं। तो ये जब वॉक करती आती हैं, तो रास्ते में एक चर्च पड़ता है। उसके बाहर एक बुज़ुर्ग आदमी कुर्सी लेके बैठा होता है। रोज़ सुबह गुड मॉर्निंग, जैसे यहाँ पर आप सवेरे वॉक के लिए जाते हैं, नमस्ते या राम-राम लोग करते हैं, तो ये होती रही। एक दिन वही व्यक्ति 4-5 लेडीज़ को लेके वहाँ पर, ये लोग मिशनरीज़ हैं, अपने धर्म के प्रचार के लिए डोर टू डोर जाते हैं। वो 4-5 लेडीज़ को लेके हमारी स्ट्रीट में आ गया। तो मैं कहीं जा रहा था, तो उसने डोर नॉक किया, मैंने खोला, तो ये भी आ गई, भाई कौन इस सुबह, क्योंकि वहाँ कोई बिना कॉल किए आता नहीं है। तो ऐसे ही डोर नॉक किया, तो ये भी आ गए, भी कौन आया इस टाइम, दिन के टाइम पे ना। तो वो इन्होंने आपस में हेलो करी, तो वो कहने लगा कि आई नो हर। तो फिर खैर हमने अंदर बुला लिया, और हमारा तो इंडियन कल्चर है, उनको चाय भी पिलाई, इंडियन नाश्ता भी था घर पर, तो वो भी कराया। तो फिर पूछा भाई कैसे आए आप, तो अब उनका वहाँ पर कार्यक्रम शुरू हो गया। तो वो अपना वो आईपैड भी होता है, उसमें लेके इस वर्ष में ये लिखा हुआ है, इस वर्ष में ये लिखा हुआ है करके सब बताते रहे। ठीक है, आप बताइए। तो मैंने उसको एक क्वेश्चन किया कि आपके यहाँ पर कोई अपराध कर देता है, तो आकर आपके यहाँ पर वो जाके कन्फेशन बॉक्स के बाहर खड़ा होके अपना सब कुछ बता देता है, और उसको वो क्षमा मिल जाती है। मैंने कहा यहाँ पर अब आप हैं और मैं हूँ, मैंने आपके बेटे का मर्डर कर दिया और वहाँ जाके कन्फेशन कर दिया, मेरे को वहाँ से माफ़ी मिल गई, तो आप तो प्रीस्ट हैं वहाँ पर, तो आपने मुझे अंदर से माफ़ कर दिया बॉक्स में से बिना शक्ल दिखाए, तो लेकिन अब भी क्या आपने मुझे माफ़ कर दिया? तो
वो चुप हो गए, कहने लगे अच्छा हम नेक्स्ट वीक फिर मिलेंगे। हाँ। नेक्स्ट वीक वो किसी और को लेकर आया जो उससे भी ज़्यादा एक्सपर्ट था। अब वहाँ पर फिर वो उस टॉपिक को भूल के कुछ और बताने लगा। तो ये सिलसिला कुछ महीने चलता रहा। अच्छा, हर 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 हफ्ते वो आते थे और मैं इंतज़ार करता था कि वो आएंगे। तो मैं वो जो भी कुछ बोलते मैं उसी के बेस पे एक क्वेश्चन उनको डाल देता, फिर हम नेक्स्ट वीक आएंगे। मैं क्या आते रही। वो होते होते जी मैंने 10 नियमों के प्रिंट आउट निकाल के रखा था कि ये आएंगे। अनफॉर्चुनेटली कोविड आ गया, तो उन लोगों का आना बंद हो गया। फिर उनकी कॉल आनी शुरू हो गई। अच्छा। हाँ हाँ, वो बड़े परसिस्टेंट हैं जी, मैं उनको बहुत अप्रिशिएट करता हूँ। हमारे यहाँ पर इतनी परसिस्टेंसी नहीं है। हमारे अपने आर्य समाज में, भारत में भी उतनी परसिस्टेंसी नहीं है कि हम घर घर जाके किसी को आर्य बनाएं। वो मिशनरीज हैं, उनका काम ही यही है। उन्होंने अपनी वो छोड़ी नहीं अपनी कोशिश कि हम इनको वो करें। तो बहुत सारे क्वेश्चंस हुए ऐसे जिससे कि वो एग्री हो जाते थे, लेकिन कह नहीं सकते ना। अंदर से जब बात करो तो यू कैन रीड द फेस। यस। तो कन्विंस हो गए हैं, बट कहाँ नहीं। हाँ, कन्विंस हो गए हैं, लेकिन हाँ, फिर अगले एवरी वीक दे विल ब्रिंग द न्यू पर्सन। उससे भी हाई, उससे भी हाई, उससे भी हाई। उनके भी यहाँ होते होंगे लेवल्स अलग अलग। तो लेकिन हमने भी उनकी जो सेवा करनी थी वो भी हमेशा करते थे। कहते थे पहले कुछ खा पी लो फिर बात करेंगे। खातिरदारी के बाद नहीं, हाँ, वो तो चैलेंज हमारा लास्ट अपना में कल्चर है। हम हम दो- अपना कल्चर तो नहीं छोड़ेंगे ना। हम दोनों बैठ कर के कई बार हंसा करते थे कि ये तो हमें क्रिश्चियन नहीं बना सकते, कैसे? ये मुझे कहती क्योंकि थी इनकी आप वैल्यूज इनको तो आर्य है समाजी जिस बना दोगे। तरीके। हमने कहा हम इनको आर्य समाजी जरूर बना देंगे। तो जब हम इनको एंड में कोई क्वेश्चन देते थे तो नेक्स्ट टाइम उसका आंसर तो नहीं होता था, बट दे यूज टू ब्रिंग समथिंग डिफरेंट। और लेकिन एंड में चैलेंज फिर उनको एक कोई ना कोई ऐसा मिल जाता था कि जो वो सोचने पे मजबूर कर देता, और इस तरीके से वो कन्वर्सेशन में ब्रेक हो जाती। अच्छा हम फिर आएंगे आपके घर। लेकिन जो एक संस्कार मिले हुए और जो सही चीज़ है, जो कि हम सब मानते हैं। हम ईश्वर को हम कहते हैं, हम जानते हैं, मानते हैं, लेकिन ना तो हम उसको जानते हैं ना हम उसको मानते हैं। हमने उसको भी अपने हिसाब से बनाया हुआ है। लेकिन जो ईश्वर के, जो महर्षि दयानंद ने 10 नियमों में दूसरे नियम में जो ईश्वर के गुणों की व्याख्या की है, या जो पहला नियम बोला है उसमें कि सब सत्य विद्याएं जो हैं वो वेद से आती हैं, और वो सत्य विद्या के अगेंस्ट अगर कोई भी कुछ बोलता है तो, या कोई भी कुछ करता है, तो वो अपने संस्कारों से मेल नहीं खाती। तो जो उसमें ईश्वर के जो गुण से हम उसको जानते हैं, मानते हैं, लेकिन कई बारी हम फिर भी उनको इग्नोर करते हैं। तो हम उसको अपने हिसाब से भी करना चाहते हैं, जो कि हो नहीं सकता, क्योंकि सत्य तो सत्य है और जो असत्य है वो असत्य है। तो ये संस्कार हमारे बिल्कुल अंदर गहरे तक अपने जीवन में मिले हुए हैं, और दोनों के जीवन में मिले हुए हैं। हम दोनों के मिलने की स्टोरी भी बहुत मज़ेदार सी है। जी, जी, प्लीज़ बताइए। चलो मैं अगर आपके बताती पास हूँ। समय है तो मैं बताता हूँ। बहुत मज़ेदार है। मैं धनपत स्कूल में पढ़ा करता था। वो वहाँ पर कमला नगर के पास है। वहाँ पर एक हमारे संस्कृत के टीचर थे, और संयोगवश वो हमारे घर के पुरोहित भी थे। क्योंकि हम आर्य समाजी परिवार हैं तो वो भी आर्य समाज के ही वो थे, और पंडित जी भी थे वो। तो हमारे घर में मेरे बड़े भाई प्रेम सचदेवा जी हैं, उनकी शादी हुई, वो भी उन्होंने करवाई। उससे पहले भी कोई भी कार्य होता था वैसे भी करवा लेते थे हम लोग हवन, तो वही आके करवाते थे। तो वहाँ पर एक दिन वो हमारे घर पर आए। मेरे भाई की शादी हो चुकी थी, उनकी एक छोटी बेटी भी थी। तो संडे का दिन था, घर पर आए
तो कहने लगे हरीश चलो तैयार हो जाओ। और मेरे माताजी थे नहीं, मेरे पिताजी थे, मेरे बड़े भाई साहब भाभी थे। तो कहे सब तैयार हो जाओ, मैं बैठा हूँ, मेरे लिए चाय बना दो, सब तैयार हो जाओ और चलना है। तो पूछा भाई कहाँ चलना है? कहते हैं हमने तुम्हारे लिए एक मैच देखा है और आपको चलना है। मैंने कहा माता जी तो है नहीं, तो माता जी के बिना तो हम जाएंगे नहीं, क्योंकि डिसाइड तो वही करेंगे। हम तो सिर्फ शक्ल से देख के बता देंगे, बाकी जो है वो करेंगे। तो उन्होंने कहा नहीं, उनको तो मैं, क्योंकि बहुत क्लोज थे वो हमारे, तो उनको मैं बाद में दिखा दूंगा, तुम पहले चलो, मैं वहाँ बोल आया हूँ। उन दिनों पर ये 1976 की बात है। तो फ़ोन इतने ज़्यादा, मोबाइल फ़ोन तो थे ही नहीं, घर घर में फ़ोन भी नहीं थे। तो भाई फ़ोन के इनको बोलो कि आज नहीं आ सकते, तो मैंने तो समय दिया, आप चलो। अब देखिए वो इनके मेरे फादर के फादर के फर्स्ट कजन फर्स्ट कज़न थे। अच्छा। मेरे चाचा हो गए, यानी मेरे दादाजी और जो उनके फादर थे वो ब्रदर्स थे। वो ब्रदर्स थे। अच्छा। और वो इनके आचार्य भी थे, क्योंकि ये उसी स्कूल में पढ़ते थे। और मेरे तो चाचा जी थे वो जब, तो उन्होंने जो है बात करी होगी माता जी ने कि भी हरीश के लिए कोई लड़की बताओ। तो ये तो बाद में पता चला। तो आए और उन्होंने बताया, तो पिताजी से बोला उन्होंने कि भाई ऐसे मैंने उर्मिला के लिए देखा है कोई, तो तुम देख लो, आपस में देख लो, अगर मैच है तो लेट्स गो अहेड। सो मैं उस वक्त टीचिंग करती थी। मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से बैचलर्स इन साइंस एंड मैथ्स किया, और बीएड भी किया मैंने वहीं से, दिल्ली यूनिवर्सिटी से ही। तो मैं टीचिंग जॉब कर रही थी। तो ये भी इंजीनियर थे, तो कहने लगे मेरे हिसाब से तो सब कुछ ठीक है। तो मेरे फादर ने कह लिया भाई पहले तो ऐसे ही हुआ करता था ना, कि आपके आचार्य जो होते थे, एक टाइप से ये गुरुकुल में ही गए गए तो स्कूल में, लेकिन आचार्य थे वो इनके। अब वो इनके बारे में सब जानते थे, तो मैं तो उनकी भतीजी थी, तो मेरे बारे में भी सब जानते थे। तो एक्चुअली मैच उन्होंने ही मिला दिया कि भाई इनकी जो है ना, मेरे हिसाब से सब ठीक है। तो पिताजी ने कहा कि अगर आपके हिसाब से ठीक है तो हमारे हिसाब से भी ठीक है। तो बोले अच्छा एक बार इन दोनों से भी पूछ लेते हैं। तो इनसे इनकी माता जी ने या भाभी जी ने पूछा होगा, तो मेरे से मेरे फादर ने पूछा। तो हम भी वही संस्कार तो उन्होंने ही दिए थे, तो हमने कहा आपको जैसा ठीक लगे। तो इन्होंने भी शायद वही जवाब दिया, शायद कह रही हूँ। हमारी पहली कन्वर्सेशन हमारी शादी के बाद हुई थी। उससे यही जवाब हमने अब मैंने तो बोला कि जब तक माता जी नहीं देखेंगे तो तब बात तक वही आ गई कोई ना। बात नहीं हो सकती। मैंने बोला निभाना तो इन लोगों ने है, अच्छा। मैं तो एक बीच में मीडिया रह जाऊंगा। तो पहले तो आपसे हाँ, तो आप लोग आपकी हमारी थिंकिंग में जो आज की मॉडर्न जो थिंकिंग है ना, वो हमारे वैदिक संस्कार नहीं है। वेदों में भी ये हमें बिल्कुल पूरी इजाज़त दी गई है कि हम अपने स्वयंवर करें। जो आचार्य लोग होते हैं वो बच्चों के बारे में ज़्यादा अच्छे से जानते हैं। वो सिर्फ ये नहीं देखते कि वो गुण, कर्म और स्वभाव तीनों चीज़ें देखते हैं। और अगर आप थोड़ी देर के लिए मिलते हैं, या आपने मुझे देख लिया एक बार, या मैंने आपको देख लिया, तो मैं आपके बारे में नहीं जानती या आप मेरे बारे में नहीं जानते। लेकिन जो हमारे आचार्य होते हैं वो दोनों तरफ को जानते हैं। तो शायद वो जो विवाह संस्कार होते हैं वो, लेकिन फिर भी अंत में आपसे पूछा ज़रूर जाता है, यानी आपको फिर भी एक राइट दिया जाता है, आप चाहो तो ना कर सकते हो। पुराना वैदिक वैदिक ट्रेडिशन वही है। तो आर्य समाज के जो वैल्यूज़ हैं वो कूट-कूट के, शायद डंडे से कूट-कूट के भरी हुई है। तो ना इन्होंने कुछ बोला, ना हमने कुछ बोला। तो इस तरह हम दोनों ने पहली बार बात भी अपने विवाह के बाद किया है। हम दोनों की आपस में बिल्कुल कोई बात नहीं हुई। और एक बार मैं स्कूल से आ रही थी जॉब करने के बाद, तो मेरे को ऐसा लगा मुझे कि भई, क्योंकि मैंने एक ही बार देखा था, एक जैसे ग्लिम्प्स ही देखी थी, तो मेरे को लगा कि भई मैंने हरीश को देख लिया।
और मैं जल्दी तेज़ी से घर चल के गई। लाइक मुझे डर लगा इतना डर लगा मुझे, हालांकि हमारी एंगेजमेंट हो चुकी थी, कि ये मेरे से रोक के कहीं बात ना कर लें। तो पर मैं पहुंची नहीं तो, था। पर बाद में मैंने पूछ लिया तो इन्होंने कहा नहीं, मैं नहीं देखा, मैं नहीं मिला। अभी आप पहले, ये बीच में बात और आ गई, पर आपका क्वेश्चन ये था कि वहाँ चैलेंजेस। आर्य समाज को, हाँ, हाँ मेरा ये सवाल था, उसके बारे में तो हमने बात की, हाँ, मैं बट उसमें आर्य समाज को कुछ वहाँ पर, हाँ जी, आप मैं बोलें। कुछ ऐड करना चाहता हूँ बिल्कुल, उसमें। बिल्कुल। अभी जैसा कि इन्होंने कहा कि फिजी के लोग जो हैं उन्होंने आर्य समाज की स्थापना करी, और जब हम गए थोड़े से ही लोग थे, धीरे धीरे जुड़ने लग गए लोग। और जैसा कि इन्होंने बताया कि फिजी में 3 बार कू हुआ, आर्य समाज फॉर्मेशन के बाद भी एक बार कू हुआ वहाँ पर। एक वो बहुत छोटा सा आइलैंड है, जी। और न्यूजीलैंड से ज़्यादा दूर नहीं है। तो जैसे भारत अपने आसपास के छोटे द्वीपों की रक्षा करता है, इसी तरह न्यूजीलैंड भी उन द्वीपों की रक्षा करता है। ऑस्ट्रेलिया भी करता है, न्यूजीलैंड भी करता है, मिलके करते हैं। तो दोनों कंट्रीज में, ऑस्ट्रेलिया में और न्यूजीलैंड में, वो ऐसे शरणार्थी चले जाते हैं। जैसे बांग्लादेश बना तो यहाँ पर आ गए थे ना, तो वहाँ पर और लोग भी आ गए, तो जितने आर्य समाजी थे वो जुड़ते गए, तो धीरे धीरे करके संख्या बढ़ती गई। अच्छा, हम वहाँ गए तो धीरे धीरे हमें जो इंडिया से आए हुए माइग्रेंट्स थे उनसे भी मुलाकात हुई। जैसा कि आज वो गवर्नर साहब आचार्य जी बता रहे थे कि फलाना कहता है कि मैं डीएवी स्कूल से पढ़ा हूँ, मेरा ये कनेक्शन है, वो कनेक्शन है। यही हमारे साथ भी हुआ। मैं उस टाइम मुस्करा रहा था जब वो कह रहे थे। हमें मिलते, मैं डीएवी स्कूल से पढ़ा हूँ, मैं हवन जानता हूँ, उसकी वाइफ कहे मैं फलाने स्कूल से पढ़ती हूँ, मेरे माता जी हवन करते थे। तो हम उनको कहते थे आइए। तो जब घर घर पे होता था, चलो वहाँ नहीं आए तो हमारे घर पर आइए। तो वहाँ एक स्टैंडर्ड टाइम था, 10 से 12 होना है, और 10 से 12 होना है तो 10 बजे हवन ऑन डॉट स्टार्ट हो जाएगा और 12 बजे फिनिश हो जाएगा। कि जैसे मैं बता रहा हूँ कि इंडियंस को हमने जब बोलते थे कि हमारे घर आप आइएगा, 10 से 12 बजे है, और उनको ये भी बता देते कि डेट डॉट इस टाइम पे शुरू होगा। लेकिन अगर हमने 4 को बुलाया है तो वो 5 बजे। उनमें से एक जना तो जो है वो 12 बजने में 10 मिनट पे आ जाएगा, बाकी 3 साढ़े 12 बजे आएंगे, 12 बजे खत्म हो चुका है। तो कोई कमिटमेंट नहीं है उन लोगों की, लेकिन शाबाशी है फिजी इंडियंस की जो आर्य समाज को वहाँ पर लेकर आए हैं। और उनके अंदर श्रद्धा भी इतनी है कि हम लोग 10% बोलते हैं ना, वो 50% भी देने को तैयार हैं। और उन्होंने दिया है, जब भवन बना है बहुत पैसा दिया उन्होंने। ये नहीं है कि वो बहुत अमीर लोग हैं जिन्होंने बड़े बड़े दान दिए हैं। तो उसी से ही वहाँ पर प्रोग्रेस हुई है फिजी इंडियंस की वजह से। लेकिन क्योंकि हमारा बेस बहुत स्ट्रांग था, ना तो हमें क्रिश्चियन बदल सके और ना हमें फिजी इंडियंस के साथ जुड़ के काम करने में कोई ऐसी हिचकिचाहट आई। जी। कोई और चैलेंजेस हैं जो इनको आपको लगता है कि ये हैं जैसे कि बच्चे जो हैं हिंदी बोलते तो हैं अपने घर में, जो उनकी वो मिक्स्ड हिंदी है, उनको ना तो लिखना आता है हिंदी, ना ही उनको पढ़ना आता है। तो जो वहाँ की यज्ञ पुस्तक भी है वो भी हिंदी का हिंदी में भी, लेकिन स्क्रिप्ट इंग्लिश है, या उसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन भी है। तो वो जिस तरीके से समझें उस तरीके से उनको समझाया जाता है। अब बच्चे जो हैं घर में, वो एक विषम परिस्थितियाँ हैं वहाँ पर, अनुकूल नहीं है वो हमारे, जैसे कि पार्टिंग लाइफ है। अब छोटे बच्चे जो हैं, एक तो आर्य समाज जो है एक था तब तो, लेकिन अब तो बहुत सारे आर्य समाज हो गए हैं, छोटी छोटी जगहों पर खोल दिए, क्योंकि कई लोगों ने दूसरी तरफ मुड़ना शुरू कर दिया था। क्योंकि आर्य समाज हमारे घर से भी 30 किलोमीटर दूर है, बट आपकी एक इच्छा होती है कि मुझे जाना ही है। तो वो एक तो दूरी की वजह से, और दूसरा जो बच्चों की पार्टिंग लाइफ है ना जो वहाँ पर, या ड्रिंकिंग जो कल्चर है वहाँ पर, या आपका जो
जो मीट खाने का जो कल्चर है, जो कि हमारे को नहीं करना चाहिए, तो वो परिस्थितियाँ बहुत विषम हैं वहाँ पर। उनको अट्रैक्ट करने के लिए, क्योंकि खुली छूट है वहाँ पर बच्चों को। स्कूलों में भी जब टीचर्स उनको पढ़ाते हैं, तो जैसे हमारी एक वैदिक प्रथा है, एक वेदों में जो हमें संस्कार मिले हैं कि गुरु जो है माता के बाद पिता, और पिता के बाद जो आचार्य है वो हमारे लिए पूजनीय है। लेकिन वहाँ बच्चे टीचर्स की भी बहुत, मैं रिस्पेक्ट तो नहीं शब्द यूज़ करूँगी, सुनते नहीं हैं उनकी। और टीचर को इतने राइट्स नहीं हैं कि वो उनको, वैसे तो वेद में भी यही उपदेश है कि सत्यम वद प्रियम वद, अपने जो आप वर्ड्स बोल रहे हो उसको आप चूज़ कर लो ताकि उसको वो बात समझ में भी आ जाए। लेकिन जो वहाँ पर जो डिफरेंट कल्चर से बच्चे आते हैं, उनमें एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जो शायद पता नहीं, मुझे लगा, क्योंकि एज ए टीचर मैंने वहाँ भी काम किया है, कि बच्चे डाइवोर्स्ड फैमिली से बहुत आते हैं और उसमें एक कॉन्ट्रैक्ट होता है उनका कि बच्चे 4 दिन अपनी माता के पास हैं, 3 दिन पिता के पास हैं, फिर अगले 4 दिन माता के पास हैं या कभी अपने ग्रैंड पेरेंट्स के बाद हैं। तो वो बच्चों के जो कल्चर है, जो वैल्यूज़ हैं, वो डेवलप नहीं हो पाती, और जब वो स्कूल में आते हैं तो वो अपनी टीचर को अपना समझ करके सारी बातें बताते हैं, लेकिन टीचर उसके लिए बच्चे को तो समझा सकती है, हम ज़्यादा उस इंक्वायरी नहीं कर सकते, क्योंकि देन प्राइवेसी एक्ट के अंदर टीचर इज़ इंटरफेयरिंग इन देयर प्राइवेट लाइफ। तो ये सारी विषमताओं में बच्चे को समझा तो सकती है, बच्चे को ही समझा सकती है, बाकी तो कोई उसका कनेक्शन नहीं है। तो जितना भी उनका जो कल्चर है, जो बैकग्राउंड है उनका, जो उनकी अपनी परिस्थितियां हैं, उसके हिसाब से, क्योंकि वो बच्चे घर में नहीं सुनते हैं, इसलिए वो स्कूल में आकर भी वो टीचर की बात कभी सुनते हैं, कभी इग्नोर कर देते हैं। वैसे डिपेंड करता है कि टीचर उनको हैंडल कैसे करती है, टैकल कैसे करती है। एक बड़ी छोटी सी बात बताती हूँ, जब मुझे वहाँ पर जॉब मिली तो मैं बच्चे वहाँ पर एक डिफरेंट कल्चर से, डिफरेंट कंट्रीज से बच्चे हैं, तो हमने एक दिन एक एक्टिविटी करी कि सब जितने भी क्लास में बच्चे हैं सबका हमने ग्रीटिंग ले लिया कि आप अपने कंट्री में कैसे ग्रीटिंग करते हो। तो जब हम अटेंडेंस लेते हैं उनकी, तो हम उनका नाम बोलते हैं। लाइक अगर मैं आपका नाम बोलूँगी तो मैं आपको नमस्ते भावना कहूँगी, और आप इन रिटर्न मुझे अपने ग्रीटिंग में और मेरा नाम लेकर के कहेंगे मिसेस सचदेवा। आप मुझे ये कहेंगे, मान लीजिए आप मुझे किसी और ग्रीटिंग से, मान लीजिए आप स्पेनिश हैं और आप मुझे ओला मिसेस सचदेवा कहेंगे। वहाँ पर टीचर या मैम नहीं कहते हैं, मिसेस सचदेवा कहेंगे, मिस सचदेवा होगी तो मिस सचदेवा बोलेंगे, और मिस्टर है कोई तो फिर वो उस तरह से बोलेंगे। तो एक दिन तब मुझे वो मेरे ग्रीटिंग में करते थे और मैं उनके ग्रीटिंग में करती थी। एक दिन एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछ लिया कि मिस व्हेन यू से नमस्ते व्हाट डज इट मीन। तो मैंने उनको वैदिक कल्चर के हिसाब से नमस्ते का मीनिंग सिखाया, बताया उनको मैंने। दे वर वेरी हैप्पी टू नो, बिकॉज अगर उनको कोई बात समझ में आ जाती है और ठीक लगती है। और मैंने उनको एक कल्चर और भी बताया कि हमारे कल्चर में हम पैर भी छूते हैं, और क्यों छूते हैं, क्योंकि हमें बड़ों की ब्लेसिंग्स लेनी होती थी। तो अब कई बच्चों ने ऐसा करना शुरू कर दिया, तो फिर एक बार हमारे प्रिंसिपल ने पूछ लिया ये क्या करते हैं, तो मैंने उनको भी बता दिया। सो उन्होंने फिर गूगल पे पूरा चेक किया कि जो मैं कह रही हूँ वो मैं सही कह रही हूँ या गलत कह रही हूँ। तो उन्होंने फिर उसके बाद हमारे प्रिंसिपल ने भी कभी भी उसमें इंटरफेयर नहीं किया कि कुछ भी सीख रहे हैं तो ये अच्छा सीख रहे हैं। और अगर हमारे आर्य समाज में भी वहाँ पर और बहुत से लोग हों और वो हिंदी और संस्कृत में, क्योंकि जो हम हिंदी बोलते हैं वो उनकी समझ में नहीं आती, क्योंकि उनकी हमारी ज़्यादा शुद्ध है। धीरे धीरे, क्योंकि अब मैं उन लोगों के बीच में रहती हूँ तो मैं वहाँ पर वेद प्रचार भी करती हूँ आर्य समाज में,
और धीरे-धीरे मैं उनसे हर बारी करने के बाद पूछती हूँ हुँ। कि मैं जिस शब्दों को यूज़ कर रही हूँ, कोई ऐसा शब्द है जो आपकी समझ में नहीं आया हो? हुँ। मैं फिर उसी वक़्त उसको इंग्लिश में भी ट्रांसलेट कर देती हूँ। तो सो दैट वो उनकी वो ईज़िली कन्वे हो समझ जाए। में उनकी आ जाता है। हुँ। और अगर हमारे जो प्रचारक हैं दूसरे भी हैं, हुँ। जब वो भारत से भी आते हैं, हुँ। अगर वो खाली शुद्ध हिंदी का प्रचार करते हैं जब वहाँ पर आकर, उसमें कोई बुराई नहीं है क्योंकि बहुत शुद्ध संस्कृत है, बहुत शुद्ध हिंदी है। वो समझते तो हैं, लेकिन वो सारी बात नहीं समझ पाते। तो जो वो आधा-अधूरा ज्ञान होता है, वो कई बारी डेंजरस ज़्यादा बन हानिकारक जाता होता है। है। जी। तो अगर वेदों का प्रचार हमारे कुछ प्रचारक ऐसे डेवलप हो जाएँ कि वो बहुत अच्छी इंग्लिश में भी उन्हें समझा सकें, हुँ। तो हम यूथ को आर्य समाज में और ज़्यादा ला सकते हैं, इन्वॉल्व कर सकते हैं। इन्वॉल्व कर सकते हैं। बिल्कुल। अब मुझसे वो कंफर्टेबल हैं तो इधर-उधर होके वो क्वेश्चन पूछ लेते हैं। लेकिन जब प्रचारक आते हैं, वो कुछ उनसे एक्सक्लूसिव लेना चाहते हैं। तो अगर इंग्लिश में भी प्रचार हो, जैसे हमारे वेद हैं जो, उनका हम हिंदी में हम उसको संस्कृत से कंपेयर तो नहीं कर सकते, हुँ। क्योंकि जो संस्कृत में एक शब्द का अर्थ है वो इंग्लिश में नहीं उसके होगा डिपेंड वो। करता है कि आपने किस कॉन्टेक्स्ट में उसको यूज़ किया है। हुँ। जैसे एक अग्नि शब्द है, हम कई तरह की अग्नियाँ ना, अगर हम उसको इंग्लिश में कहेंगे तो सिर्फ फायर ही फायर ही कहेंगे कहेंगे, और यस। कोई शब्द यूज़ नहीं करेंगे। तो वो कन्फ्यूज़न उन बच्चों को हमेशा रहता है कुछ ना कुछ कि किसकी बात कर रहे हैं। इसलिए धीरे-धीरे उनका आर्य समाज से जो है लगाव नहीं रहता, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आता। तो वो और लैंग्वेज संस्कृत बैरियर कहीं न कहीं लैंग्वेज आता है। बैरियर बिल्कुल 100% है। हुँ। और जो संस्कृत में जो मंत्र हैं, उनको मंत्र भी आते हैं, वो बोलते भी हैं, चाहे अशुद्ध बोलते हैं, हुँ। लेकिन बोलते भी हैं। क्योंकि जो संस्कृत वाले जो शब्द हैं, वो उन्होंने इंग्लिश में लिखे हुए हैं। जैसे वेद को वेदा वेदा। लिखा हुआ है, राम को रामा राम। लिखा हुआ है, कृष्ण को कृष्णा, तो उनका कन्फ्यूजन है कि ये कृष्ण शब्द है या राम शब्द है, वेदर वी आर रॉन्ग और समवन एल्स इज रॉन्ग। हुँ। ये कन्फ्यूजन की वजह से कई सारी चीज़ें में से उनका इंटरेस्ट ख़त्म होता जाता है। मैं वहाँ पर एक मैगज़ीन भी हम बनाते थे, जिसका नाम सागरिका था, फिर दूसरी मैगज़ीन भी बनानी शुरू करी, हुँ। जो कि एसेंस ऑफ वेदास, उसका इंग्लिश टाइटल रखा, हुँ। और वेद सुर भी उसका नाम रखा, क्योंकि वेदों की एसेंस थी उसमें। हुँ। तो उसमें भी जो उनके आर्टिकल्स वो मुझे जो देते थे, हुँ। उस हिंदी को यूँ समझ लीजिए, मैं उस आर्टिकल को मतलब वही रखती थी, लेकिन उस हिंदी को बिल्कुल ट्रांसलेट कर दी थी। उनकी लेवल की हिंदी पर अपनी हिंदी में ट्रांसलेट कर देती, तो वो उनकी समझ में आने लगी। हुँ। तो धीरे-धीरे वो हमारी हिंदी में, क्योंकि मैं हर बारी उनसे किसी ना किसी से पूछ लेती हूँ, कोई ऐसी चीज़ है जो समझ में नहीं आई हो तो बता दो। तो वो बता देते हैं, बड़े फ्रीली आपको बता देते हैं कि हमें ये नहीं समझ आया, ये नहीं समझ आया। तो दूसरी बार जब आप वेद प्रचार करते हैं तो पहले उनके क्वेश्चन्स का जवाब दे देते हैं। हुँ। तो वो मेरे से कंफर्टेबल होते गए। जी। और इसी का एक एग्जाम्पल है कि जो कुछ लोगों ने ये सोचा कि हम मंत्रों का शुद्ध उच्चारण आपसे क्यों ना सीखें। हुँ। तो हमने कहा ठीक है, आप कमिटमेंट दे दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। हुँ। तो वो एवरी ट्यूसडे को हमारे घर में आके, हुँ। और बड़े लर्नड पीपल हैं, एक तो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट फिजिक्स के हैं हाई स्कूल में, हुँ। एक पंडित जी हैं, हुँ। और एक और जो हैं वो हॉस्पिटल में, मिडल मोर हॉस्पिटल है एक वहाँ पर, हुँ। उसके टेक्नोलॉजी के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हैं वो। तो वो आपसे काफ़ी लर्नड पीपल हैं, लेकिन उनका उच्चारण बहुत अशुद्ध था। तो उन्होंने आके मेरे से, जैसे लिंग्विस्टिकली हर शब्द को हमें अपने मुँह के किस भाग से बोलना है, हाँ। कितना एयर कंट्रोल्ड होनी चाहिए, कितनी वाइब्रेशन होनी चाहिए, सुनने में कैसा लगना चाहिए, तो उन्होंने सीखी। क्योंकि मुझे ये घर से ही ज्ञान मिला था, तो मुझे ये कुछ बताने में उनको दिक्कत नहीं हुई, लेकिन मैं बड़े फ़ख्र के साथ कहती हूँ कि दे आर वेरी मच इंटरेस्टेड इन लर्निंग, बट समवन हैज़ टू अंडरस्टैंड देम, देयर लेवल। एंड देयर क्यूरियोसिटी हाँ, एंड बिकॉज़ हुँ। टीचर जो है, वो जब तक बच्चों के लेवल पे नहीं आ जाए, वो बच्चे को, वो बच्चे की डिफ़िकल्टी नहीं समझ सकता। हुँ। बच्चे की डिफ़िकल्टी समझकर ही उसकी जो, उसको करेक्ट कर सकता है। हुँ। उनके सारे तो क्वेश्चन्स के आंसर इसलिए कर हमारे सकता कुछ है। प्रचारक ऐसे होने चाहिए जो आएँ वहाँ पर,
इंग्लिश की कोई प्रॉब्लम नहीं है वहाँ किसी को भी। हम्म। इंग्लिश में भी वेद प्रचार बहुत अच्छे से करें, उसको अपनी संस्कृत का भी मतलब बताएं उनको। और हिंदी ये नहीं है कि उन्हें बिल्कुल नहीं आती, बट कुछ जो उनको भी हिंदी आती में है बताएं, लेकिन उनको ज़्यादा इंग्लिश में बताएं तो हमारा यूथ जो होगा वो आएगा, इन्वॉल्व होगा। खाने yes. पीने की आदतें ठीक होंगी, हम्म, क्योंकि ड्रिंकिंग और जो मीट है वो यू कांट स्टॉप एनीवन। और लेकिन हाँ संस्कार हैं उनके, लेकिन उनको जब प्रचारक लोग आके बताते हैं तो उनकी समझ में ज़्यादा आता है। जी। जैसा आपने आपने ये बोला कि एक तो ये लैंग्वेज वाला प्रॉब्लम हो गया हाँ। है, ऐसे और क्या-क्या चैलेंजेस हैं जो आपको लगता है कि न्यूज़ीलैंड में है, जो आर्य समाज फेस कर रहा है और जिन पर काम करने की ज़रूरत है? जी, मैं इस पे थोड़ा प्रकाश डालना चाहूँगा कि आपने यहाँ भी देखा है कि जब किसी की शादी होती है तो दोनों में से एक ऐसा संभव होता है कि एक आर्य समाजी परिवार से है, एक नॉन आर्य समाजी परिवार से है। तो अब जब दो जने एक अपनी लाइफ को चलाते हैं तो जो आर्य समाज जाने वाला था वो अपने पार्टनर को वहाँ लेके आता है, चाहे वो लड़की आर्य समाजी थी या लड़का आर्य समाजी था, वो अपने पार्टनर को वहाँ लेके आता है। तो वहाँ पर अगर स्टेज से प्रचार करने वाला उसका खंडन कर देता है जो दूसरे धर्म वाले को लेके आया, वहाँ ऐसा भी है कि मान लीजिए लड़का आर्य समाज से है और लड़की मुस्लिम है या क्रिश्चियन है या पौराणिक परिवार से है, वहाँ से स्टेज से खंडन अगर हो गया तो जो आर्य समाजी है उसका भी आना बंद हो जाएगा, क्योंकि घर में जाके बात तो होगी और ऐसा होता है। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है और वहाँ पर यहाँ से जाने वाले प्रचारक भी करते हैं और वहाँ कुछ स्टॉन्च जो आर्य समाज के लोग हैं वो भी ऐसा कर देते हैं। तो ये तो एक हाँ, चैलेंज हो गया। ये बहुत बड़ा चैलेंज है वहाँ जिससे पर। आपको लगता है कि हाँ इस वक्त डील करने की ज़रूरत जी है जी जी। न्यूज़ीलैंड। और दूसरा जैसा इन्होंने बताया कि बच्चों को तो हिंदी आती नहीं, लैंग्वेज बैरियर जो है। क्योंकि वो स्कूल में तो इंग्लिश बोलते ही हैं, कई परिवारों में स्कूल घर में भी इंग्लिश ही उनसे बोलते हैं कि हिंदी तो ये हमें भी बोलता देख के सीख जाएंगे, लेकिन वो जो हिंदी सीखेंगे वो हिंदी नहीं है। हाँ, वो तो बात सही है कि जो आपकी वेदास में है या जो जी, चीज़ें हैं वो तो काफ़ी क्लिष्ट है तो और वो एक चलता बहुत होगा। बड़ा चैलेंज है। 2 चैलेंजेस ये जो हाँ, ये सबसे बड़े चैलेंज है जो कि आर्य समाज के विस्तार में, क्योंकि देखो जो हम लोगों की एज के लोग हैं, पता नहीं ईश्वर को मालूम है कितने साल और जीने वाले हैं, लेकिन जो बच्चे हैं अगर हम उनको डेवलप नहीं कर पाते तो जो हमारे से 10 साल कम हैं वो और 15-20 साल चल जाएंगे, वो उससे कम वाले को तो आधे वो हैं, आधे इधर आधे उधर हैं, और जो छोटे बच्चे हैं वो तो किधर भी नहीं है। दे आर वेरी मच कन्फ्यूज्ड, क्योंकि घर पर अगर आर्य समाज की बात होती है तो स्कूल में एक डिफरेंट एनवायरनमेंट की बात होती है। एनवायरनमेंट बहुत मैटर करता जी है और जी, तो दे आर कन्फ्यूज्ड, उनको कन्विंस करना जो है बहुत बड़ा चैलेंज है। और जब तक हम उनमें वैदिक संस्कार नहीं लाते तो आर्य समाज का भविष्य बहुत बिल्कुल खतरे में है। बिल्कुल, बिल्कुल। और मिला जी और हरीश जी, आप लोगों ने जिस तरीके से चैलेंजेस के बारे में बताया, हाँ, इफ यू वांट टू ऐड एनीथिंग बिकॉज़ वी आर क्योंकि जस्ट 135 नेशनलिटीज हैं सिर्फ ऑकलैंड में, ओके। तो जब इकट्ठे होते हैं वो बच्चे तो वो सारा जो कल्चर है काफ़ी उनका डाइवर्सिटी बिल्कुल डाइवर्स हो जाता है उनकी, जी। क्योंकि एक कल्चर में वो चीज़ ठीक है, एक कल्चर में वो चीज़। एक बड़ा छोटा सा एग्जांपल देती हूँ जिस चीज़ का मुझे नहीं मालूम था, और मैंने भी ये चीज़ अपनी क्लास में अपने बच्चों से सीखी। जैसे हमारे वैदिक कल्चर में हम किसी को आशीर्वाद देते हैं तो हम उसके सिर पे हाथ रख देते हैं, लेकिन एक कल्चर वहाँ पर ऐसा है, मैं अगर उनके सिर पर आपने अगर कभी छू भी दिया तो वो आपको कह देंगे नहीं, दिस इज द मोस्ट सेक्रेड पार्ट ऑफ माय बॉडी, यू कैन नॉट टच इट। तो जो ये कल्चरल डिफरेंसेस हैं, तो इसलिए जो है आर्य समाज पूरी कोशिश करता है
कि हम परिवार को बड़ा करें। परिवार का मतलब है कि हम आर्य समाज परिवार को बड़ा करें। जितना हो सकता है वो अपना कंट्रीब्यूशन करते हैं, जितनों को ला सकते हैं वो लाते हैं, और जितनों को वो जो कुछ भी अच्छाई उनके साथ उनमें भर सकते हैं वो भरते हैं। लेकिन परिस्थितियां इतनी विषम हैं कि वो कई बार देखने में छोटी लगती हैं, लेकिन वो अंदरूनी तौर पे वो बहुत बड़ी होती हैं। तो फिर भी मैं ये कहूँगी कि हमें 29 साल होने वाले हैं, वहाँ पर 29 ईयर्स होने वाले हैं। जो आर्य समाज शुरू में हमने जॉइन किया था और जो आर्य समाज अब है, उसमें ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। तो उसमें उन्नति तो हुई है। वही बात है कि हम इतनी सी भी करके प्रोग्रेस हम बताते इतनी है, क्योंकि हम चाहते हैं कि प्रोग्रेस और भी होनी बिल्कुल, चाहिए। होपफुली ये जो सिलसिला है आपने जब जॉइन किया था उसके बाद से अब बिल्कुल, तक ये जो तो 29 पक्का साल है। का जो सिलसिला है ये लगातार आगे भी कायम रहेगा बिल्कुल। और आप लोग इसी तरीके से जो आर्य समाज की विचारधारा है, जो वहाँ जो उनके सिद्धांत हैं, उनका प्रचार-प्रसार करते रहेंगे न्यूज़ीलैंड में। बहुत-बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। धन्यवाद। जी। धन्यवाद आपका भी, और आपने हमें ये मौका दिया। आपसे बातें करके बहुत अच्छा लगा जी। और थैंक यू सो मच। Thank you so much. Thank you so much for watching this video and stay tuned with us for the next episode of this podcast. Thank you.